जी गुड इवनिंग क्लास। इवनिंग सर। जी गुड एनू, इवनिंग सर। कैसी तबीयत है आपकी एनू? हाउ आर यू नाउ? पहले से ठीक है थोड़ा। चलिए ध्यान रखिए अपना। जी, लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 350 तक डील कर चुके हैं। आईपीसी का 350 हम कवर कर चुके हैं और आज उससे हम आगे बढ़ेंगे। जी, मयूरी सेठी जी हमारे साथ क्लास से जुड़ी हुई हैं। वेलकम मयूरी, वेलकम इन क्लास। जी, थैंक यू सर। 350 तक भाई किसी को समस्या? 350 को हमने कल की क्लास में पूरा डीपली पढ़ा था, सारे इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। बाकी किसी को कोई समस्या हो तो आप अलग से पूछ लीजिएगा। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सेक्शन हम लोग देखते हैं 351। 351 बात करता है असॉल्ट। हिंदी में बोले तो हमला, इंग्लिश में बोले तो असॉल्ट। ठीक है, ये कह रहा है whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है 351। ये कह रहा है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभावित जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। सामान्यतः हम हमला, जो आम बोलचाल की भाषा में हमला हम देखते हैं, हम हमला उसे बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी पर अटैक हो जाता है, हमारे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज हो जाता है, तो उसे हम हमला सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन यहाँ हमला कुछ और कह रहा है। हमला जो है क्रिमिनल फोर्स की एप्रीहेंशन मन में पैदा हो जाने की अवस्था को ही हमला कहा गया है 351 में। जी, और इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है। वो कह रहा है मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेज मे गिव टू हिज जेस्चर्स और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग as may make those gestures or preparation amount to an assault। स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं। इज दैट ओके? 351 क्या समझ में आया? कल्पना चौहान प्लीज़ बताएं 351 से आप क्या समझे जो हमने डिस्कस किया है 351। कल्पना। जी सर। सर इसमें ये बताया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कोई अंग विक्षेप, मतलब कोई भी अंग विक्षेप हो जो इस तैयारी के साथ और आशय के साथ करता है कि उसके मन में आशंका उत्पन्न हो जाए। किसके मन में? मतलब उस व्यक्ति की जिसका अंग विक्षेप या कोई मतलब उस पर हमला जो करता है। नहीं, अंग विक्षेप कौन कर रहा है, किसका कर रहा है? क्या थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप कंफ्यूजन में हैं, सही नहीं समझ पा रहे। जी, अंग विक्षेप से क्या समझ रहे हैं आप? पहले तो ये बताइए अंग विक्षेप से क्या समझ रहे हैं?
मतलब बॉडी का सर कोई भी पार्ट हो सकता है। पार्ट तो हो सकता है, लेकिन अंग विक्षेप है क्या? एनु, आप बताइए। कल्पना थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज लग रही हैं जी। जी सर। आप बताइए, हमला मैंने डिस्कस किया है अभी, हमले से आपको क्या समझ आया? सर हमले से ये है कि सपोज कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो अपना मतलब किसी सेकंड पर्सन यानी बी के ऊपर कोई हमला कर रहा है, मतलब अपना जैसे कोई मुक्का मारता है या अपने किसी बॉडी के किसी पार्ट से से अपना हाथ हिलाता है या अपने हाथ का कोई यूज करे, शायद उसे उस हाथ से कोई तैयारी करता है। देखिए, सामान्यतः हम हमले को, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमले को हम ये मान के चलते हैं कि किसी के ऊपर अटैक कर दिया, किसी को मार दिया, तब हम कहते हैं मेरे ऊपर हमला हो गया। लेकिन जो है हमला 351 है, ये एप्रीहेंशन मात्र को हमला बता रहा है। ये कह रहा है कि सामने वाले के व्यक्ति के मन में ये आशंका उत्पन्न हो जाए कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, ये हमला है। सर हम अपना सिर्फ हाथ किसी के ऊपर मारने के लिए उठाते हैं या किसी को मुक्का मारने के लिए उठाते हैं। हाँ शर्मा जी, क्या कह रहे हो? सर जैसे किसी को चाटा दिखाना। हाँ सर जैसे किसी को चाटा दिखाना। यस यस यस। अभी इलिस्ट्रेशन इसके पढ़ेंगे तो इलिस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर ए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाई कॉज जेड टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, ए हैज़ कमिटेड एन असॉल्ट। ये कह रहा है कि ये पर अपना मुक्का के इस आशय से या यह संभावित जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा ये को यह विश्वास हो जाए कि के ये को मारने ही वाला है, के ने हमला किया है। ये समस्या बहुत बार आपको एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाती है अक्सर, ठीक है ना। तो आप किसी की तरफ ऐसे मुक्का करें और उसको मुक्का दिखा के आप अपना आशय जाहिर करें कि तेरे को मुक्का पड़ने ही वाला है, तो सामने वाले के मन में ये आशंका उत्पन्न जैसे ही हो जाए कि आप उसको हिट करने वाले हैं, आप उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले हैं, तो वही अवस्था जो है हमले की कोटि में आ जाता है जी। मयूरी सेठी जी, समझ आ रहा है आपको हमारा बताया हुआ? यस सर जी। चलिए द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन ये कह रहा है, बी इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Jed to believe that he is about to cause the dog to attack Jed. A has committed an assault upon Jed. ये कह रहा है, देखिए हमने जब वो पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, तो फोर्स में हमने जो 349 को हमने डीपली पढ़ा था, तो वहाँ जानवर का इस्तेमाल भी एक तरीका है किसी व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ दूसरा जो इलिस्ट्रेशन है वो जानवर के माध्यम से बताया जा रहा है। ये कह रहा है कि कै एक हिंस कुत्ते को की मुखबंदनी इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा यह विश्वास हो जाए कि वह यह पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है, ठीक है, के ने यह पर हमला किया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमला के लिए अभी बॉडी टचिंग ज़रूरी नहीं है। जैसे ही बॉडी टचिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो क्रिमिनल फोर्स में चला जाएगा। तो क्रिमिनल फोर्स से पूर्व की परिस्थिति है हमला। बस जो पीड़ित व्यक्ति है उसके मन में ये अप्रीहेंशन या आशंका उत्पन्न हो जानी चाहिए कि तेरे ऊपर जो है आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है। इज दैट क्लियर रीति? कैन यू हियर मी रीति? यस सर। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इलिस्ट्रेशन सी देखते हैं ये क्या कहता है। ये कह रहा है ए टेक्स अप अ स्टिक
saying to Z, I will give you a beating. Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture, unaccompanied by any other circumstances, might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault. अब ये जो स्पष्टीकरण में बात बताई थी उससे रिलेटेड जो इसका इलस्ट्रेशन है वो सी है। ये कह रहा है ये से ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, के एक छड़ी उठा लेता है। ठीक है, यहाँ यद्यपि के द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है हमले की कोटि में न भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। क्या समझे? आप केवल शब्द बोलें तो स्पष्टीकरण में हमने क्या पढ़ा है 351 के, एक बार दोबारा स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। ये कह रहा कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। आप किसी को बोल दें केवल कि भाई तेरी पिटाई होने वाली है, तो पिटाई मांग रहा है, इस टाइप की कीवर्ड रिप्रेहेंशन होना चाहिए सर। हाँ जी, क्या कह रहे शोभित? इसका कीवर्ड, इसका मतलब रीजनेबल एप्रहेंशन यस पाना सर। यस यस यस। तो केवल शब्दों से, केवल शब्द, थप्पड़ दिखाए कि मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, हाँ या तेरा थप्पड़ खाने का मन हो रहा है उस तरह से, तो ये मियर एक वार्निंग है, हाँ ये असॉल्ट नहीं है, क्योंकि हाँ। उसको एप्रहेंशन है ही नहीं कि ये मारेगा। हाँ। और एक आदमी है वो कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ। वो सिर्फ उसके सामने पत्थर उठा के, डंडा उठा के, वो सिर्फ ये कहते हैं कि ले आजा आज तुझे देखता हूँ, तो इसका मतलब ही इज यस, अबाउट टू असॉल्ट दैट पर्सन। बस बस वो उसके मन में आशंका उत्पन्न होना, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस धारा का। सामने वाले के मन में ये इस प्रकार की आशंका प्रबल रूप से उत्पन्न हो जानी चाहिए कि आपके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है। इज़ दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट भाई, किसी को समस्या 351 ना समझ आया हो, कोई बात ना समझ आई हो? सरजीत शर्मा जी, इज़ दैट क्लियर? सर क्लियर। जी जी, बहुत अच्छे। चलिए सेक्शन 352 देख लेते हैं। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ये कह रहा है whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। तो 352 कह रहा है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, यहाँ व्यवस्था 352 में दे दी गई है। किस किस चीज़ के लिए दी है भाई? हमले के लिए और आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए जो दंड की व्यवस्था है वो 352 में है। और क्या बताया है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, यदि गंभीर प्रकोपन वाली कोई बात आएगी तो फिर पनिशमेंट क्या हो जाएगा? फिरोज, फिरोज खान, कैन यू हियर मी? जी सर। हाँ, क्या 352 जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआती जो दो शब्दावली है वो कह रहा है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। तो यहाँ दंड की व्यवस्था जो बताई है वो 3 माह तक की है या जुर्माना है जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों हैं। तो यदि गंभीर प्रकोपन इंक्लूड हो जाए तब क्या होगा? तीन माह तक का हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसके, क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन
will not mitigate the punishment for an offence under this section if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offence, or if the provocation is given by anything done in obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant, or if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense, whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is a question of fact. देखिए लगभग यही चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है पहले शोभित? जी सर, यही चीज़ हम पहले कहाँ पढ़ चुके हैं? लगभग यही सारे प्रतिबंध बताते हुए। सर धारा 332। हाँ, धारा 332 में भी बात। रिपीट करें एक बार प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्पष्टीकरण में कुछ बातें बताई गई हैं ना, कि जो गंभीर व अचानक प्रकोपन है वो इन परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए। अगर ये परिस्थितियां हैं तो फिर गंभीर व अचानक प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बातें हम पहले कहाँ किस धारा में पढ़ के आए हैं पीछे? ये सर हमने ये उसमें पढ़ा है सर। वैसे तो सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन ये हमने पढ़ा है मर्डर में भी सर 300 सर इसमें 332 में ही है। 332 जो है सर, उसमें भी ये बात दी हुई है उसकी पनिशमेंट की, जो बढ़ाने के लिए सेंटेंस का। जी। देखिए ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, कि ये प्रकोपन जो है विधि के पालन में किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो, है ना, या कोई प्राइवेट डिफेंस में कोई अपना काम कर रहा हो और उससे गंभीर प्रकोपन आ जाए, तो वहाँ ये एक्चुअली जो हमने 300 का जो पहला अपवाद पढ़ा था उस अपवाद के साथ नीचे ये प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये सेम प्रतिबंध यहाँ भी है मर्डर में ना 300। हाँ, 300 का जो पार्ट जो एक्सेप्शन नंबर 1 है 300 का, जब हम उसको पढ़ते हैं तो गंभीर अचानक प्रकोपन जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट थोड़ा ही है। वहाँ भी ये परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि आपको ऐसे अगर प्रकोपन आ रहा है तो उन प्रकोपन के होने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भाई मान लीजिए कोई लोक सेवक है और अपनी वो शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो यूज़ कर रहा है कोई, और उससे आप प्रकोपित हो जाते हो, तो होते रहो आप प्रकोपित, आपको 300 के फर्स्ट का लाभ नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्राइवेट उससे आप प्रकोपित हो गए, तो उससे प्रकोपित होने पे आप कह लेंगे जी मैं तो प्रकोपित हो गया था, मैंने इसलिए मार दिया इसको, तो तब आपको 300 का जो अपवाद संख्या 1 है उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी ये इसी बात को समझाना चाह रहा है स्पष्टीकरण कि इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण नहीं होगी यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रति हेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया हो, या तो उसने ऐसा माहौल खुद क्रिएट किया हो कि भाई ऐसी परिस्थितियां बने कि मुझे प्रकोपन आए, फॉर एन एक्सक्यूज़, मैं एक्सक्यूज़ लूँ फिर उसका, नमस्ते, नहीं मिलेगा उसको लाभ। यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो, अथवा यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो और प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। ये सारी बातें चूका तू वहाँ से उठा के यहाँ रखा हुआ है। सेम चीज़ वहाँ है 300 के अपवाद संख्या 1 के नीचे आप प्रोविज़ो जो पढ़े हैं उसके, तो वो प्रोविज़ो चूका तू है ये। इज दैट ओके? भाई अगर गंभीर व अचानक प्रकोपन के बिना है तो फिर तो वो 3 माह की सज़ा, 500 रुपये तक का जुर्माना। और यदि प्रकोपन आप साबित कर दें कि भाई प्रकोपन इस वजह से इसने प्रकोपित किया था और ये बात थी, तब वो न्यायालय के विवेक पे है कि वो प्रकोपन के आधार पे आपको सज़ा में कमी कर दे, है ना, गंभीर व अचानक प्रकोपन का लाभ देते हुए।
इज दैट ओके? जी। जी सर। 353, 354, 353 देख लेते हैं। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। ये अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। 353 किसी एक्यूज़ के ऊपर लगा देंगे, मान लीजिए कोई और मामले में गिरफ्तार किया और उसके साथ 3rd डिग्री में उसे कुछ चोट वोट आ गई तो वो 353 का एक मुकदमा लिख देते हैं कि भाई ये इसने हम पे हमला किया था, उस हमले से बचाव के कारण इस पर जो हमने युक्त बल का प्रयोग किया उसकी वजह से इसको ये थोड़ी बहुत चोट आ गई। आज लखनऊ में भी एक हो गया कांड भाई, लखनऊ कोर्ट में। हाँ जी, क्या हुआ है सर? मुख्तार अंसारी का एक शूट हो गया वहाँ अभी अभी शाम के टाइम। संजीव उर्फ जीवा नाम का एक शूटर होता था, अब तो थाई में चला गया, और ये मुख्तार अंसारी गैंग का। जीवा? हाँ जीवा, संजीव उर्फ जीवा। तो काफ़ी बड़ा हिस्ट्री शीटर था। हाँ बहुत, मतलब कि अच्छा खासा। कोर्ट में ही मारे गए। हाँ इतना बड़ा जितना है मुन्ना बजरंगी जैसा। हाँ, अच्छा खासा पोर्टफोलियो था उसका। कैलिबर का आदमी। आपकी तरफ जब था हरिद्वार। हाँ हाँ हाँ, ये माहेश्वरी जी हैं, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। जी जी, संजीव जीवा महेश। हाँ, तो ये शाम के टाइम वकीलों की ड्रेस में आए कुछ। हाँ, तो पुलिस ने सर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर लिया। नहीं, वो तो इनकी कस्टडी में था जीवा तो। पुलिस कस्टडी में ही मारा सर? हाँ, कस्टडी में कस्टडी में पुलिस वकील की ड्रेस में लोग आए। बाहर के शूटर ने मारा है कि नहीं, वो कोर्ट के बाहर मारा ना सर? हाँ, वो तो ज़्यादा डिटेल में मैंने भी अभी बस क्लास से थोड़ा पहले ही मैंने हल्का सा देखा था, और वो ये था कि वकीलों की ड्रेस में आए शूटर, एक पुलिस वाले के पैर में भी गोली लगी हुई है। हाँ, तो बाहरी व्यक्ति मार गया ना सर। हाँ, एक पुलिस वाला भी घायल है, एक बच्ची भी घायल है, कोई छोटी बच्ची वहाँ मतलब कि उसमें रेंज में आ गई होगी, कुछ लग गया होगा उसको बेचारी को। तो देख लेते हैं 353 क्या बात कर रहा है। 353 बात करता है भैया, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। ये कह रहा है लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोप्रद करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये कह रहा है whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ये कह रहा है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोप्रद करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को क्या कर रहा है, उसके जो पदीय कर्तव्य हैं उनसे रोकने के लिए भयोप्रद कर रहा है, और उस भयोप्रद करने के अनुसरण में उस पर हमला कर रहा है या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, तो 353 एक्शन में आता है। हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे। निवारित करने का मतलब क्या है, उसको रोके या भयोप्रद करे। भयोप्रद क्या है, उसके मन में भय उत्पन्न करे कि भाई ये काम मत कर, ये ड्यूटी मत कर यहाँ, है ना। या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने वाली प्रयतित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आपको भी बता ही रहा था कि नॉर्मली पुलिस वाले लिख देते हैं मुकदमा 353 का,
कैसी परिस्थितियों में, मान लीजिए उन्होंने कोई एक्यूज़, कोई अपराधी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको कुछ थोड़ा 3rd डिग्री वगैरह दिया और उसको चोट वोट आ गई, तो उस चोट को जस्टिफाई करने के लिए वो 353 का मुकदमा लिख देते हैं। और क्या बताते हैं कि जब हम इसको अरेस्ट कर रहे थे, हमने इसे बताया कि होता ना सर इसमें, हाँ जी, चोट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या चोट थोड़ी आएगी सर इसमें, किसमें इंजरी थोड़ी आएगी सर इसमें। समझे नहीं, वो इंजरी तो उसको रोकने के लिए उसको आई ना, एक्यूज को। नहीं, ये जो सभी सेक्शंस हैं सर, हाँ हाँ मतलब इसके साथ रीड विथ 320 हाँ लगा को समय, ये सभी हाँ। सेक्शंस जो हैं, क्रिमिनल फोर्स है, असॉल्ट है, ये इसीलिए तो दिए हैं क्योंकि ये सब नो इंजरी केस हैं, देयर नो इंजरीज कॉज्ड। नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि इंजरी। भाई शोभित भाई, सर जो कह रहे वो ये कह रहे एक्यूज को अगर वो गिरफ्तार करें, उसे चोट आ जाए तो वो 323 थोड़ी आएगी, क्योंकि वो तो लोक सेवक द्वारा उसे काबू पाया जा रहा है ना उस पर। इसी दौरान अगर उसे कुछ चोट आ जाती है तो ये 353 का उपयोग यहाँ लोग गौतम बुद्ध नगर में पिटाई हुई थी किसानों की, तो उसमें जो FIR लॉन्च हुई है किसानों के ऊपर, उसमें 353 लगाई है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पिटाई नहीं होती, तो सरकारी अधिकारी को काम से रोकने के वो है ना। शोभित, आप मेरा जो पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्यूज को चोट वोट मार देती है ना पुलिस 3rd डिग्री में, तो उसके खिलाफ 353 अपनी सेफ्टी के लिए लिख लेते हैं वो, कि हम इसको जब गिरफ्तार कर रहे थे तब ये हमारे ऊपर हमला किया, तो हमने बचाव में इसको जो चोट वोट आई, थोड़ी बहुत जो आई है, ये चोट 353 का एक मुकदमा अपनी सेफ्टी के लिए लिख लेते हैं कि ये हमारे कर्तव्य के पालन में अवरोध पैदा कर रहा था, हम इसको गिरफ्तार कर रहे थे, हमने इसे बताया भाई हम तुझे इस धारा में गिरफ्तार कर रहे हैं, सारी सूचना दी विधिपूर्ण तरीके से, है ना, उसके बावजूद इसने हमारे ऊपर असॉल्ट कर दिया, तो उस कंसिक्वेंस में इसको आ गया थोड़ा बहुत जो भी लगा है। बाकी यदि लोक सेवक को उपैती आएगी तो 332 वगैरह हम पढ़ के आए हैं पीछे, 332 333, ठीक है ना, वो धाराएं जुड़ जाएंगी। FIR करने के लिए ही 353 भी ऐड कर देते हैं कई बार, क्योंकि हाँ। जो सेक्शंस और होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, बाकी जैसे 186 189 और इवन 506 भी, तो साथ में 353 डाल देते हैं ताकि FIR ही हो जाए, नॉन अवेलेबल हो जाए सर। कभी ना भी मारा हो, हाँ, तो 353 डाल देंगे सर। हाँ, तो ये सेफ्टी पर्पज से मैं समझा रहा हूँ, अपनी साइड से वो लिख देते हैं, वो कह रहा हूँ मैं, इंजरी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ इंजरी आएगी उन्हें, ठीक है। जी सर। हाँ, तो मेरा जो बताने का वो था वो उस साइड से था, दूसरी साइड से, कि उसको इंजरी ये खुद मार देते हैं भाई, चांटे चोटे मारे, पिटा पटा, 3rd डिग्री यूज़ की, फिर बोले यार इसका मेडिकल होगा, तो मेडिकल में कैसे जस्टिफाई करें इसे, तो वो बोलेंगे जी हमने सर जब अरेस्ट हम लोग कर रहे थे तो इसने हमारे ऊपर असॉल्ट किया, उसके कंसिक्वेंस में जब हमने इसे पकड़ा धकड़ी की तो उसके दौरान इसको ये छोटी बहुत चोटें आ गई, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए 353 का एक मुकदमा लिख देते हैं उठा के, ठीक है भैया जी। अब देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 354, ठीक है। 354 बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, ठीक है। ये कह रहा है whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो 354 जो है वो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यदि उस पर कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो 354 एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 354 है इसके साथ ABCD करके 4 धाराओं का समावेश और किया गया है। ये कब किया गया है भाई? – 2013 में, ठीक है। एक्चुअली जो 354 था पहले वो
जमानती अपराध था और केवल अप टू 2 इयर्स की उसमें सज़ा थी। अब यहाँ क्या इन्होंने बता दिया, चेंज तो 354 में ही इटसेल्फ कर दिया। वो कह रहा कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो अप टू 5 ईयर चली जाएगी। ठीक है। और क्या इरादा क्या है, आशय क्या है? आशय उस स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो व्यक्ति करेगा उस पर सेक्शन 354 एक्शन में आ जाएगी। और अब 354 क्या है कि बड़ा मसला हो जाता था कि 354 बेलेबल थी, कुछ बिगड़ता नहीं था, एक्यूज आता था 1 सेकंड में खड़ा होकर बेल लेके चला जाता था। तो अब इसके अलग अलग पार्ट्स इन्होंने जो है 2013 में ग्रेविटी के आधार पर 354A, 354B, 354C और 354D, ठीक है ना, ये 4 धाराएं इसमें ऐड की गई हैं। और इसमें कई प्रकार के तरीक़ों से अलग अलग तरीके इन्होंने बताए हैं। जैसे कि 354A बात कर रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, तो लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था 354A करता है। ठीक है। तो क्या इन्होंने इसका 354A की जो परिभाषा बताई है, 354A की परिभाषा देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये कह रहा कि ऐसा कोई कार्य, अर्थात कौन कौन से कार्य? ये कह रहा फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिट, ये क्या है, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। ठीक है। और ये कह रहा है कि शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्विलित हो। ठीक है। कोई पुरुष है वो किसी महिला को इस प्रकार डायरेक्टली जो है ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हो जिसमें वो उससे क्या लैंगिक मतलब सेक्सुअल फेवर चाह रहा हो, तो यहाँ सेकंड कह रहा है अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। तीसरा कह रहा है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमन, अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध ब्लात अश्लील साहित्य दिखाया जा रहा है तो 354A एक्शन में आ जाएगा। और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, और किसी पर लैंगिक आभासी, किसी महिला पर पुरुष कोई लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है तो 354A आ जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ ऐसी बातें कर रहा है तो 354A जो है वो एक्शन में आ जाएगा। और इसके लिए क्या कहा गया है कि एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ऑफ सब सेक्शन 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो इसके जो 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यदि इसमें मामला आ रहा है तो 3 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कौन सा है? मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, लैंगिक आभासी टिप्पणी करने वाली जो बात है, इसमें सज़ा का प्रावधान 1 वर्ष का है। क्योंकि जो तीनों अपराध ऊपर वाले हैं वो ज़्यादा सीरियस किस्म के हैं और जो चौथे वाला अपराध है उसकी जो सीरियसनेस है वो उन तीनों से कुछ हल्की है, इसलिए उसमें सज़ा का प्रावधान भी कम है ना। समझ आया भाई 354A? जी आगे सर आगे 354A के नेपथ्य में पीछे पर्दे के पीछे एक केस लॉ है, जिस केस लॉ के अनुसरण में ये 354A का निर्माण किया गया है। वो कौन सा केस लॉ है अक्सर पूछा जाता है। कुलदीप जी कल्पना सर विशाखा वर्सेस
स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत अच्छे। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है ये, नोट डाउन कर लीजिए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997 का केस है। 13 अगस्त का निर्णय है 1997 में सुप्रीम कोर्ट का। और ये कार्यस्थलों पर जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता था उसके लिए ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भी इसके लिए जो है आप लोग कुछ कड़े दंड का प्रबंध कीजिए और वहाँ एक इस प्रकार की कमेटी होनी चाहिए जिसमें कोई महिलाएं जो हैं वो कार्यस्थलों पे जो उनके साथ लैंगिक ये होता है उत्पीड़न, उसके संबंध में वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। तो उसी के अनुसरण में 97 से लेके 2000 स्पेशल एक्ट भी बना दिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के संबंध में ही एक्ट है ना। तो 354A क्लियर हुआ भाई? जी सर। अब अगले वाला जो है 354B, ये कह रहा है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। देखिए बहुत सारी घटनाएं आप ऐसी सुनते होंगे कि दबंगों ने महिला को निवस्त्र किया और उसको गांव में घुमा दिया, है ना, मुंह काला किया उसका, इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं होती थी समाज में। तो उसके लिए क्या केवल एक 354 था, और 354 क्या था, बेलेबल था। तो यहाँ 354B इन्होंने जोड़ा ऐसी घटनाओं के संबंध में। ये कह रहा है एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन और एबेट्स सच एक्ट with the intention of disrobing or compelling her to be naked shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये कह रहा है 354B कि विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये कह रहा है ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र करने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 354B समझ आया भाई कुछ? एनु? जी सर। वैसे ये मेरी निजी राय है। मतलब हाँ सर विवस्त्र का मतलब समझ लिया है। विवस्त्र जी देखिए जी सर, विवस्त्र का मतलब ये है कि उसके कपड़े उतार देना खुद, और निर्वस्त्र का मतलब है कि उसको प्रेशराइज करे कि वो अपने कपड़े खुद उतारे। देखिए क्या कह रहा है, इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड। यदि उसको कंपेल करके उससे अपने कपड़े उतरवाए जा रहे हैं तो वो निर्वस्त्र, और ये विवस्त्र आप खुद कर रहे हैं, चीरहरण कर रहे हैं। दुर्योधन जैसे वो उसका द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था सभा में, तो जो वहाँ दुशासन था ही वाज डिसरोबिंग, वो क्या कर रहा था, अपने हाथों से खींच के उसको डिसरोब कर रहा था, कपड़ों से रहित कर रहा था। और यदि वहाँ उसको प्रेशराइज किया जाता कि आप स्वयं अपने कपड़े उतारें तो वह था कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड, निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य किया जाना। आ गया समझ भाई? जी सर। हालांकि ये जो धारा है, इस धारा में केवल पुरुष के लिए बात की जा रही है, लेकिन कोई महिला भी ऐसा कर सकती है। शोभित तब क्या होगा भाई, कोई महिला भी तो किसी महिला को निर्वस्त्र होने के लिए या उसको विवस्त्र कर सकती है, नहीं कर सकती? तो क्या सेक्शन 8 एक्शन में आएगा फिर? और आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा सा।
मेरी वॉइस सभी को क्लियर नहीं आ रही है कि शोभित कोई नहीं आ रही है भाई? और लोग बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी आ रही है? क्लियर है, बीच में हो जाती है सर। अच्छा, क्लियर है। रिपीट करेंगे सर एक बार, क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 354B हम पढ़ रहे हैं और इसमें पुरुष शब्द लिखा हुआ है डायरेक्टली, और ये जो क्रिया इसमें बताई गई है वो कोई महिला भी कर सकती है, किसी स्त्री को निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य कर सकती है, या उसके कपड़ों को नोच के उसको विवस्त्र कर सकती है, तो तब क्या स्थिति होगी? सेम पनिशमेंट होगा सर उसको भी। सेक्शन 8 एक्शन में ले आएंगे जी, मैन और वुमेन को सेम समझा जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ अगर ये व्यक्ति शब्द लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था। जैसे 354 है उसमें है सर, ये 354 में whoever वर्ड है ना सर। जी, whoever assaults or uses criminal force to any person, बाकी इसकी सबसेक्शन है उसमें अमेन एनी मैन, इस तरह के वर्ड। बिल्कुल जी। तो 354B क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी कुछ समझ ना आया हो? अब देखते हैं वोवेलिज्म 354C, दृश्य रतिकता। ये चारों जो सेक्शन है आपको ध्यान से समझ लेना है, इन पे सवाल आपको मिलता ही मिलता है। प्रीलिम्स में तो आपको बिल्कुल निश्चित सवाल यहाँ से उठ के आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इनको ध्यान से समझ लेना कि ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, ठीक है। और वोवेलिज्म पे सवाल अक्सर आता है। वोवेलिज्म ये कह रहा है एनी मैन हु वॉच और कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमन engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine। ठीक है। दृश्य रतिकता शब्द हिंदी में है और वोवेलिज्म इन इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है ऐसा कोई पुरुष जो कोई ऐसी स्त्री को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, ठीक है, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या जिसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्लियर है भाई? जी। अब ये जो सेकंड है वो हैबिचुअल के लिए आ गया। हाँ, जो बार बार दोहरा रहा है ना जी। और कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसके लिए सज़ा कम है, और सब्सिक्वेंटली कर रहा है, सेकेंडली कर रहा है या थर्डली फोर्थली जितनी बार कर रहा है उसके लिए सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है, ठीक है। पर शर्त उसके लिए ये होनी चाहिए कि पहले दोष सिद्ध हो चुका हो, ठीक है ना। एलिगेशन इज नॉट सफिशिएंट। हाँ, ये दोष सिद्धि होगी तभी उसको सब्सिक्वेंट वाली श्रेणी में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो दोष सिद्धि के टाइम ही तो देखा जाएगा कि इसको दोष सिद्ध किया गया है नहीं किया गया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो पीछे की दोष सिद्धि। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम तभी मानेंगे
भाई ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ पहले से मुकदमे चल रहे हैं तो उनको आधार नहीं बनाया जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है ना जी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 एक्सप्लेनेशन इसके हैं। इसका जो ये हाँ क्या कह रहे हैं नु? सर इसका जो ये हिंदी वर्जन है जो इसमें लिखा है, जिनमें वह ये प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई मेरे देख नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है सर? मतलब कि वो ये नई लाइन समझ आया। एनु ये बात ये बता रहा है कि कुछ महिलाएं जो है वो प्राइवेट एक्ट ऐसे स्थान पे नॉर्मली करेंगी जहां वो अपने आप को सेफ स्थिति में होके करेंगी, और वो ऐसी प्रत्याशा उनको नहीं होती है कि यहाँ कोई उनको देख रहा है, वॉच कर रहा है। ठीक है ना। नॉर्मली मान लीजिए लेडी टॉयलेट में कोई महिला है तो लेडी टॉयलेट में जाएगी तो वो ये उसके अंदर ये वो रहेगा ना कि यहाँ चूँकि ये लेडी टॉयलेट है तो यहाँ कोई मुझे इसको यूज करते हुए कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन वहाँ कोई देख रहा है। इज दैट ओके? ये सर सिर्फ देखना ही नहीं है इसमें, मतलब एक FIR मैंने देखा था कि मतलब देखना जो है वो सिर्फ आंखों से ही देखना नहीं है। एक हॉस्टल में किसी बाथरूम में किसी लड़के अपनी कोई मतलब जैसे कॉमन बाथरूम था, सभी लोग यूज करते थे उसको, तो उसमें एक अपनी पैंट टांग रखी थी पुरानी, जैसे छोड़ देते हैं अपने कपड़े, और उसमें एक कैमरा मोबाइल का वो ऑन करके मतलब सभी लड़कियों के वीडियो वगैरह उसने बनाए थे। हाँ वो भी तो एक माध्यम से देखना हो गया भाई। आंखों से ना देख के आपने रिकॉर्डिंग करके देख लिया उसको, है ना जी सर भाई। मतलब हालांकि और भी सेक्शंस लगी थी उस पे, हाँ बट उसमें ये वर्जन को भी माना गया। वोवेरिज्म बिल्कुल है भाई। आप या तो आप स्वयं देख रहे हैं या आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है देखने के लिए। भाई अल्टीमेटली तो देखा ही जाना है ना, या तो लाइव उसकी कोई देखे या फिर कोई रिकॉर्डिंग करके देखे। भाई मान लीजिए हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास को देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो को यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लें, तो अल्टीमेटली तो आपका उद्देश्य अपनी आँखों को सुख शांति प्रदान करना ही है ना, उनके बिहाफ पे। जी अब इसके 2 एक्सप्लेनेशन हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट क्या है ये बताए गए हैं। इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन ए प्लेस विच इन द सर्कमस्टेंसेज वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल्स और पोस्टीरियर्स और ब्रेस्ट्स are exposed or covered only in underwear, or the victim is use a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। यहाँ स्पष्टीकरण कह रहा है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में देखने का कार्य किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहाँ एकांतता होगी। अभी एनु आ गया आपके सवाल का जवाब। वहाँ प्राइवेसी की उम्मीद आप कर रहे हैं, है ना। और जहाँ की पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है, अथवा जहाँ पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, ठीक है, या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जाता हो। तो ये स्पष्टीकरण ने आपके सवालों का जवाब दे दिया जो आपके मन में आशंका थी। और स्पष्टीकरण 2 कह रहा है वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिससेमिनेशन टू थर्ड पर्सन एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज disseminated such dissemination shall be considered an offense under this section। अब इसका स्पष्टीकरण 2 बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। इसको बताया जा रहा है कि जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है। कई बार आपने देखा होगा कि प्रेमी प्रेमिकाओं ने सम्मति से प्रेमी ने प्रेमिका की वीडियो बना ली, अपने जो एकांत के क्षण हैं
उनको उसको भोली भाली होती हैं बेचारी, उनको पटा के अरे वो जानू मैं कहीं इनको शेयर नहीं करूँगा, कहीं इनको वायरल नहीं करूँगा, उनके फ़ोटोज़ ले लिए उस दौरान और वीडियोस बना ली। बहुत सारे आप देखते होंगे कि वायरल हो जाते हैं इस तरह के चित्र। तो ये कह रहा है, वो ये स्पष्टीकरण उसी के विषय में कह रहा है। ये कह रहा है जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है। वो सम्मति किस शर्त पे दे रही है कि देखो ये अपने लिए है, आप ले लो, अपने वीडियो से रिकॉर्ड कर लो, लेकिन आप अपने तक ही रखना। तो वहाँ तक, और जहाँ उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहाँ ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। तो यदि कोई हराम का बच्चा ऐसा कुछ कर देता है, किसी लड़की से कंसेंट ले ली उसने और फिर उसको वो प्रसारित करेगा, तो वो 354C में आएगा। इज़ दैट ओके? क्लियर है भाई? लेकिन सर जो आज के टाइम में मोबाइल फोन जिनमें एक्सेस ले रखा है, उसकी कंसेंट भी नहीं है कहीं वो, और वो एक्सेस से ही वो कर लेते हैं, तो वहाँ फिर कौन लायबल होगा? कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब अगर कहीं कंसेंट से उन्होंने कोई फोटो वीडियो अपलोड है उनके पास, हाँ। और उन्होंने कहीं किसी दूसरे को एक्सपोज नहीं किया, हाँ। लेकिन आज के टाइम में जो बहुत सारे ऐप्स हैं ये परमिशन लिए होते हैं आपके ओर, और वो रिकॉर्डिंग उनके पास एक्सेस होता और उस एक्सेस से दुरुपयोग कर दे, देखिए वहाँ कौन? जी देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने यदि किसी से कोई चीज़ ली है और इस उद्देश्य से ली है कि वो एक्सपोज नहीं होगी, तो आप उसे एक्सेस से बचा के रखें, अपने ऐसी स्थान पर रखें जहाँ तक किसी का एक्सेस ना हो। तो यदि वो एक्सेस से भी जा रहा है तब भी आपकी लायबिलिटी यहाँ 354C में आ जाएगी। ठीक है ना? जी। जहाँ तक आपकी आपसी सम्मति है तो आप दोनों के बीच। हाँ दानिश सर, इसमें जब हम कोई भी नए एप्लीकेशन डालते हैं सर, हाँ। तो सबसे पहले वो हमारी ही सहमति मांगता है। बिल्कुल 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 नहीं। और जहाँ उसने हमारी सहमति मांगकर हमने सब ओके किया, तो इसका मतलब उन सब चीज़ों के जो ये बता रहे हैं उसके लिए डायरेक्ट हम ही लायबल होंगे। बिल्कुल, वो लायबिलिटी हम जैसे ही कंसेंट दे देते हैं ना, तो वो कंसेंट का मतलब हमने ही वायरल किया है वो। या तो आप उसे ऐसे सेफ स्थान पर रखो जहाँ एक्सेस करने वाला ना पहुँच पाए, है ना? क्या समझे भाई? अभी मेरी क्लास की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये मेरे ऊपर है ना कि मैं इसे एक्सेस से बचा के रखूँ। मैं जहाँ इसको प्रसारित करना चाहूँगा वहाँ ये प्रसारित होगी, है ना भाई? इसको मैं चाहूँ तो अपने कैमरा से अपनी किसी चिप में डाल लूँ, उठा के यहाँ से डिलीट मार दूँ। ये एक्सेस में तो तभी पहुँचेगी ना जब ऑनलाइन कनेक्टिविटी मिलेगी इसे। क्या समझे? चलिए 354D को भी निपटा लेते हैं। ये कहता है स्टॉकिंग, ये कह रहा है पीछा करना। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टेक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट सच वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman। ये कह रहा कि यदि ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है। देखिए, जब ये जो कानून हम अब पढ़ रहे हैं, इस पे जब डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, वो डिबेट भी मैंने देखा था। उस डिबेट में एक हमारे नेताजी हुआ करते थे, अब तो शायद वो निकल लिए, शरद यादव, जिन्होंने कहा था कि लड़के लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे तो फिर कैसे? हाँ, बोले तो प्यार मोहब्बत की पीके। ये उनका लाइव ना, टेढ़े वाला तो शरद पवार है, वो तो जिंदा है अभी। ये शरद यादव जेडीयू पार्टी करके है, कौन सी है? पवार तो महाराष्ट्र से हैं। एनसीपी वाले जिनकी बात सर कर रहे हैं वो जेडीयू से थे। शरद यादव बिहार से थे वो। तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए
वो विरोध में बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई लड़का लड़की का पीछा नहीं करेगा तो प्यार मोहब्बत कैसे पलेगा, मतलब ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है ना। काफी निंदा हुई थी उनके उस स्टेटमेंट की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे ध्यान आया एकदम यहीं, मैं पढ़ते पढ़ते तो शरद यादव जी बाय चांस मैं लाइव देख रहा था उस प्रसारण को, है ना। तो अभी वो क्या बोलते हैं, एक जब ये हुआ था ना, अरे पाकिस्तान पे जो क्या बोलते थे, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, और सर्जिकल स्ट्राइक में एक बात ये भी निकल के आई थी कि उनका F-16 हमारे MiG-21 ने मार गिराया था। जी सर जी। एक और तो उस पर भी काफ़ी मेम्स चले थे। मतलब MiG-21 that is MiG-21 that is male 21 and F-16 that is female 16। जी जी सर जी। हालांकि बहुत बड़ी बात थी सर की, मतलब एक्चुअली F-16 जो है वो हाईली अब तो मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ था, और MiG-21 तो हमारा वो BS धनोआ जी होते थे चीफ मार्शल उस समय, उन्होंने कहा था कि लोग 35 साल नहीं चलाते, हम 35 पुराने प्लेन उड़ा रहे हैं। हाँ, तो इट वाज मतलब मेरिकल। वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस था वो F-16, और उसको भी मार चला था, ये अभिनंदन जो वहाँ गिरा था उसी वजह से। जी जी जी। चलिए, तो 354D का जो सेकंड पार्ट कह रहा है, सब क्लोज सेकंड कह रहा है 354D का, ये कह रहा है मॉनिटर्स द यूज़ ऑफ ए वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। ये कह रहा है जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट या ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इससे क्या समझ आया भाई? मान लीजिए किसी को आप बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, वो डिक्लाइन किए जा रही है, तो भी क्या एक्शन में आ जाएगा मामला 354D का? जी सर। अगर आप किसी महिला को फेसबुक पे, कुछ लोग अननेसेसरी सोशल साइट्स पे फॉलो करने लगते हैं ना। हाँ, तो वो मतलब ये नहीं है कि फिजिकली हम फॉलो करें, अगर आप अननेसेसरी उसको रोज तंग कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, दैट इज आल्सो स्टॉकिंग। यस यस, दैट इज आल्सो स्टॉकिंग। क्यों कुलदीप? सर वही ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जा रहा है। यस यस यस, बिल्कुल। और इसके प्रोविज़ो देख लेते हैं। प्रोविज़ो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ़ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट। ये कह रहा परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि इट वाज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। तो ये ऐसे व्यक्तियों को छूट देता है कि मान लीजिए कोई पुरुष है और वो किसी महिला का पीछा इस उद्देश्य से कर रहा है, किस उद्देश्य से, कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी है और वो किसी महिला को, आप लोग देखते होंगे कि वो कई बार वॉच किया जाता है पुलिस के द्वारा, किसी की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं कि भाई ये कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। तो ऐसी अवस्था में यदि वो पुलिसकर्मी है और वो अपने जो उसको उत्तरदायित्व मिले हुए हैं उनके पालन में ऐसा पीछा कर रहा है, तो 354D के लिए उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसका कोई उद्देश्य उससे प्रेम प्रसंग बढ़ाने का नहीं है। उसका केवल ये है कि सुराग रसी, पता रसी, ये शब्दावली पुलिस की है। सुराग रसी में किसी स्त्री का पीछा किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि भाई ये किससे मिल रही है, कहाँ इसके कॉन्टैक्ट हैं, है ना।
और उसके आप सोशल साइट्स के जो उसके वो हैं अकाउंट्स, उनको भी पुलिस के द्वारा खंगाला जाता है भी इसके मित्र कौन कौन हैं, इससे क्या मतलब ये सारा मामला। काफी समय पहले हमारे नोएडा में एक मर्डर केस हुआ था, मतलब काफी मिस्ट्री उलझी हुई रही थी सर। जी, तो आरुषि हत्याकांड या कोई और? जी, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये कह रहा है इट वाज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। और ये कह रहा है कि ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। तो सेकंड वाला पार्ट भी कह रहा है कि कोई किसी भी लॉ के अंतर्गत यदि उसको ऐसा करने की अनुमति मिली हुई है तो उस पर भी 354D अप्लाई नहीं करेगा। और थर्ड वन कह रहा है कि इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। और तीसरा कह रहा है कि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था। क्या समझे? अब ये युक्तियुक्तता और न्यायोचितता कौन साबित करेगा? साबित करेगा एक्यूज जिस पे आरोप लगा है। भाई ये साबित करने का भार तो अपने डिफेंस में एक्यूज ही उठ के खड़ा होगा ना, वही बताएगा ना कि भाई क्या रीजनेबलनेस थी और क्या जस्टिफिकेशन था आपके पीछा करने का। इज दैट ओके? क्या प्राइवेट डिटेक्टिव भी यहाँ लाभ ले पाएंगे इसका? क्यों शोभित? नो सर। भाई किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को आजकल प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए जाते हैं और आजकल तो जो रिश्ते होते हैं ना उसमें भी एक दूसरे की जांच कराई जाती है प्राइवेट डिटेक्टिव से। तो प्राइवेट डिटेक्टिव जो है वो लड़की का पीछा करके ये पता लगाता है कि ये पब में कितनी देर रहती है, इसके महिला मित्र कितने हैं और पुरुष मित्र कितने हैं। तो वैसी परिस्थितियों में क्या तीसरे वाले भाग का लाभ प्राइवेट डिटेक्टिव ले सकता है? उसको इंटेंशन अपना क्लियर करना पड़ेगा सर। इंटेंशन अगर उसका सही है सिर्फ उतने तक है तो हाँ, बच जाएगा। और अगर उसका इंटेंशन तीसरे वाला पार्ट जो है तीसरे वाला पार्ट जो है ऐसी ही परिस्थितियों के लिए है। भाई मान लीजिए आप डिटेक्टिव एजेंसी लाइसेंस शुदा आप डिटेक्टिव हैं और आपको ड्यूटी दी गई, आपने परिश्रमिक लिया और आपने उस लड़की का पीछा करना शुरू किया, तो आप ये साबित करें कि मेरा इरादा इससे कोई प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाना या इससे कोई इस प्रकार की फेवर लेने की लिए थोड़े में कर रहा था। मेरा तो मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था। मैं ये मेरा पेशा है, इस पेशे के अकॉर्डिंगली मुझे ये रिपोर्ट तैयार करके अपने क्लाइंट को देनी है। तो ये तीसरे वाले पार्ट में वो कवर हो सकता है, वो साबित वही करेगा कि भाई आप किस उद्देश्य से पीछा कर रहे हो। इज दैट ओके? और सेकंड देखते हैं इसका। ये कह रहा है whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो इसका जो 354D का सेकंड वाला हिस्सा है ये सज़ा के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो कोई पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरी अथवा पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दायी होगा। तो किसी भांति का कारावास जो आ रहा है, किसी भांति के कारावास का मतलब ये है कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। वो चाहे तो सश्रम कारावास भी दे सकता है, वो चाहे तो उसको सादा कारावास भी दे सकता है। और पहली दोष सिद्धि में क्या है 3 वर्ष और उसके बाद पश्चातवर्ती में 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान 354D में है। इज दैट ओके माय डियर? यस सर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।